गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको यूक्लिड्स एक्सियम, यूक्लिड्स पोस्टुलेट ये सब बता दिया था। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1, it says which of the following statements are true and which are false, give reason for your answer. First part is only one line can pass through a single point. The statement is false. Why? Take a point. How many lines can you draw? कितनी lines बना सकते हो इससे? Infinite lines. तो क्वेश्चन कह रहा है there is only one line can pass through a point. एक पॉइंट से एक लाइन पास हो सकती है, एक लाइन से तो इन्फाइनाइट पॉइंट, एक पॉइंट से इन्फाइनाइट लाइंस पास हो सकती हैं, तो फिर फॉल्स हो गया। सेकेंड इज देयर आर एन इन्फाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ये पॉस्टुलेट था, फर्स्ट पॉस्टुलेट। इफ देर आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देन देर इज ओनली वन लाइन विच पास थ्रू देम। तो एक ही लाइन बन सकती है, इन्फाइनाइट लाइंस नहीं बन सकती। अगेन फॉल्स हो गया बिकॉज वन लाइन बन सकती है, क्वेश्चन कह रहा है इन्फाइनाइट लाइंस। इसी तरह से थर्ड, a terminated line can be produced indefinitely on both sides. True? ये सेकंड पोस्टुलेट था। कोई टर्मिनेटेड लाइन मतलब लाइन सेगमेंट है तो उसको आप प्रोड्यूस कर सकते हो दोनों साइड इनफाइनेटली। फोर्थ, if two circles are equal then their radii equal. If two circles are equal then their radii are equal. Yes, it is true. अगर दो सर्कल इक्वल है तो उनकी रेडियाई इक्वल होगी। फिफ्थ, ए बी लाइन सेगमेंट पी क्यू के इक्वल है, पी क्यू लाइन सेगमेंट एक्स वाई के इक्वल है। तो यस, ए बी किसके इक्वल हो जाएगी? एक्स वाई के। कौन सा एक्सियम लगा? फर्स्ट एक्सियम। फर्स्ट एक्सियम क्या था? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग दे आर इक्वल टू ईच अदर। तो ए बी एंड एक्स वाई आर बोथ इक्वल टू पी क्यू, सो ए बी एंड एक्स वाई मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड देखते हैं। सेकंड में आपको डेफिनेशन पूछी हुई है। गिव अ डेफिनेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म आर द अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, इफ व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। सो फर्स्ट इज पैरेलल लाइंस। सो इन पैरेलल लाइंस वी हैव लाइक दिस लाइंस L1 L2, दीज आर पैरेलल लाइंस। तो हमें इनकी डेफिनेशन देनी है, हमें इनको डिफाइन करना है। तो आप पैरेलल लाइन को कैसे डिफाइन करोगे? Those lines which never intersects or never meet, कुछ भी लिख सकते हैं, meet या intersects, which never meet or intersect are called parallel lines. जो lines कभी नहीं मिलती या meet intersect नहीं करती, they are called parallel lines. इन दोनों लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या रहता है? सेम। द डिस्टेंस बिटवीन दीज लाइंस रिमेन्स सेम ऑलवेज। अच्छा, क्वेश्चन ने एक चीज़ और पूछी है कि जब आप इनको डिफाइन कर रहे हो तो ये भी बता दो कि कोई अनडिफाइंड टर्म है इसमें या कोई और टर्म है जो हमें पहले डिफाइन करनी पड़ेगी। सो लाइंस, वी हैव नो डेफिनेशन फॉर लाइन विच नेवर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो वी हैव पॉइंट। सो दीज टू टर्म्स आर अनडिफाइंड। इसी तरह से लेंथ या ब्रेड्थ अगर हम यूज करेंगे आगे तो ये भी अनडिफाइंड टर्म्स हैं। बस आपको एक्सप्लेन कर देना है। परपेंडिकुलर लाइंस, अब मैं लिख नहीं रहा बोर्ड पर, ऐसे ही बता देता हूँ। परपेंडिकुलर लाइंस आर दोज लाइंस which intersect or cut at right angle, which intersect each other or cut each other at 90 degree right angle. Third is line segment. Line segment is the portion of the line that has a fixed length. So suppose you have a line L and there is a point A and a point B. So you take this point A, this point B. Now this length is finite and fixed, so this portion between A and B is called as line segment. तो line segment का मतलब लाइन का वो हिस्सा, लाइन का वो पार्ट जिसकी लेंथ फिक्स है, जिसकी लेंथ फाइनाइट है। लाइन की लेंथ इनफाइनाइट होती है। रेडियस ऑफ a circle. So how you define the radius of a circle? You have a circle center
दिस लेंथ इज रेडियस, सो हाउ यू डिफाइन इट? तो रेडियस ऑफ अ सर्कल इज द लेंथ और द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल ऑफ द एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. दिस इज द बाउंड्री ऑफ सर्कल. सर्कल के बाउंड्री या सर्कमफ्रेंस पर कोई भी पॉइंट, कहीं भी आप पॉइंट ले लो और उसको सेंटर से ज्वाइन करोगे तो रेडियस आएगी. तो रेडियस क्या होगी? ये लेंथ होगी. कौन सी लेंथ? जो सेंटर से सर्कल के सर्कमफ्रेंस तक डिस्टेंस है उसको रेडियस कहेंगे. सो रेडियस इज द लेंथ और डिस्टेंस. अब लेंथ या डिस्टेंस जो वर्ड है वो अनडिफाइंड टर्म है. सो द लेंथ बिटवीन द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. फिफ्थ इज स्क्वायर. सो स्क्वायर की डेफिनेशन क्या होती है? अ स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच लेंथ एंड ब्रेड्थ आर इक्वल एंड हैविंग ऑल राइट एंगल्स. जिसमें सभी राइट एंगल होते हैं और लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल होती है, दैट इज अ स्क्वायर. तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें लेंथ ब्रेड्थ इक्वल हो और सभी एंगल राइट एंगल हो. ओके, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. थर्ड क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 4. इफ अ पॉइंट C lies between two points A and B. एक पॉइंट लिया हमने C और वो दो पॉइंट A और B के बीच में लाई कर रहा है. तो जैसे हमने एक पॉइंट लिया A, एक पॉइंट लिया B और इनके बीच में कोई पॉइंट ले लिया C. C A और B के बीच में लाई कर रहा है और गिवन है कि AC और BC इक्वल है. तो प्रूव करके दिखाओ कि AC की वैल्यू हाफ ऑफ AB है. ओके, तो प्रूफ देखो. तो प्रूफ के लिए आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले फ्रॉम द डायग्राम. फ्रॉम द डायग्राम ये आपको यहां लिखना है. फ्रॉम द डायग्राम आपको लिखना है स्टार्टिंग में. डायग्राम ये रहा हमारा. फ्रॉम द डायग्राम आई कैन सी AB, A से B इज अ लाइन सेगमेंट और AC और CB इनका एडिशन. AC, A से C तक और C से B तक ये भी लाइन सेगमेंट्स हैं. ये दोनों लाइन सेगमेंट और ये कंप्लीट AB लाइन सेगमेंट दोनों कोइंसाइड हो रही हैं. दोनों ही एग्जैक्टली एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं. किसको? AB को. सो दे मस्ट बी इक्वल. यही आपका एग्जांपल 1 है. AB इक्वल टू AC प्लस CB. वाई? यहां पर आपका एक्सियम 4 जो लिखवाया था वो लिख देना. एक्सियम 4 क्या लिखवाया था? थिंग्स विच कंसाइड विथ सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर. AC प्लस CB एंड AB बोथ रिप्रेजेंट द सेम लेंथ AB, सो दे हैव टू बी इक्वल. तो एक्सियम 4 लिख लेना. AB इक्वल टू AC प्लस BC. क्लियर? नाउ AC इक्वल टू BC गिवन. सो यूजिंग दिस स्टेटमेंट, ये गिवन है आपको, तो गिवन को यूज करते हैं. यूजिंग गिवन AB कैन बी रिटन एज AC प्लस BC की जगह आप AC लिख सकते हो बिकॉज BC एंड AC आर इक्वल. सो AC एंड AC बिकम्स ट्वाइस ऑफ AC इक्वल्स टू AB. 2 डिवाइड में आ जाएगा तो हाफ ऑफ AB इक्वल्स टू AC. हमने क्या किया? पहले 2AC इक्वल टू AB लिख लिया, इसको लेफ्ट में उसको राइट में, फिर 2 डिवाइड में ले गए. तो AC इक्वल टू क्या आ गया? हाफ ऑफ AB. दैट वाज रिक्वायर्ड टू प्रूव, हेंस प्रूव्ड. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. इन क्वेश्चन नंबर 4. अब इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा? अगर एक पॉइंट ऐसा है जो लाइन सेगमेंट के बीच में इस तरह से है कि AC और BC इक्वल हैं, तो फिर AC हाफ ऑफ AB होता है. अच्छा, ये भी प्रूव करने को आ सकता था BC इज हाफ ऑफ AB, राइट? ये भी तो हो सकता है. BC किसके इक्वल होगा? हाफ ऑफ AB के. फिर यहाँ पर हम BC से रिप्लेस करेंगे, ट्वाइस BC इक्वल टू AB, तो BC इज हाफ ऑफ AB. मतलब जो C पॉइंट है वो मिड पॉइंट है. तो अगर कोई मिड पॉइंट होता है तो किसी भी फिक्स्ड कॉर्नर से जो एंड पॉइंट है उससे मिड पॉइंट तक का डिस्टेंस कंप्लीट लाइन सेगमेंट की लेंथ का हाफ होता है. ये रिजल्ट है. तो C उस केस में मिड पॉइंट बोला जाएगा. तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 में आपने C को मिड पॉइंट क्यों बोला? बता दिया मैंने आपको. C को आपने मिड पॉइंट बोला AB लाइन सेगमेंट का. प्रूव करके दिखाओ अब कि जो ये मिड पॉइंट है ये एक ही हो सकता है. देयर इज ओनली वन एंड वन मिड पॉइंट. तो हम इसको कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करते हैं. कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब हम इसके अगेंस्ट मान लेंगे और फिर प्रूव करके दिखाएंगे जो हमने अजम्पशन लिया वो गलत है. तो लेट अस सपोज देयर आर 2 मिड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट AB. तो हम एक लाइन सेगमेंट लेते हैं AB
और इसके दो मिड पॉइंट ले लेते हैं, पॉसिबल है, इफ सपोज पॉसिबल है तो सी डी, दो मिड पॉइंट ले लिए हमने, सी भी मिड पॉइंट है और डी भी मिड पॉइंट है, सपोज किया तो सिंस ये सारा सॉल्यूशन है, प्रूफ ये पूरा, सिंस सी इज द मिड पॉइंट, सी मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, सिंस सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो देयरफॉर आप कह सकते हो ए से सी की जो वैल्यू है वो ए बी की वैल्यू का हाफ होगी। अभी हमने फोर्थ क्वेश्चन में यही देखा, अगर मिड पॉइंट होता है तो ए सी की वैल्यू पूरी की लेंथ का हाफ होती है, इक्वेशन नंबर 1 जो आपने लास्ट क्वेश्चन से देखा था। सिमिलरली डी भी मिड पॉइंट है, डी इज ऑल्सो मिड पॉइंट। अब डी अगर मिड पॉइंट है ए बी का, तो डी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप वैसे लिख सकते हो कि ए से डी का जो डिस्टेंस है वो हाफ ऑफ ए बी होगा, इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में देखें कौन सा एक्सियम अप्लाई होगा। फर्स्ट एक्सियम बाय एक्सियम 1, आपने नहीं लिखना है एक्सियम 1, आपने पूरा लिखना है। क्या लिखोगे, वी नो दैट थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। AC and AD are two things, they are equal to the same thing, half AB, they have to be equal. So by axiom 1 we can say AC must be equal to AD। AC और AD का डिस्टेंस इक्वल है क्या, डायग्राम वाइज नहीं दिख रहा, AC और AD बड़ा है AC से। अब बट हमने प्रूव कर दिया AC AD के इक्वल है, ये कब पॉसिबल है, इट इम्प्लाइज AC and AD इज पॉसिबल only when C and D coincides। सी और डी क्या करें, एक ही पॉइंट पर आ जाए, कंसाइड कर जाए। जब सी और डी कंसाइड कर जाएंगे, एक ही पॉइंट बनेगा, तो फिर एक ही मिड पॉइंट हुआ, दो नहीं हुए, तो सी एंड डी कंसाइड्स। तो देयरफॉर आवर अजम्पशन, हमने माना था दो अलग अलग हैं और हमने प्रूव कर दिया कि कंसाइड कर रहे हैं वो दोनों पॉइंट। सो आवर अजम्पशन वाज या सपोजिशन वाज रॉन्ग एंड हेंस देयर इज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। किसी भी लाइन सेगमेंट का एक ही मिड पॉइंट हो सकता है, अगर एक से ज़्यादा होंगे तो अजम्पशन ब्रेक हो जाएगी और वो वापस 1 में ही कन्वर्ट हो जाएंगे, तो बेसिकली 1 ही हो सकता है। यह था कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, आपको फिगर दे रखा क्वेश्चन नंबर 6 में, एक लाइन दी हुई है ABCD, इसके ऊपर पॉइंट्स हैं और टू प्रूव करना है कुछ, AB इक्वल टू CD और गिवन दे रखा है AC इक्वल टू BD। स्टार्ट करते हैं। देखो 2-3 मेथड है प्रूफ करने के। गिवन को ले लो, गिवन है AC इक्वल टू BD, दैट इंप्लाइज आप AC को लिख सकते हो AB प्लस BC और BD को लिख सकते हो BC प्लस CD। रीजन एक्सियम 4, AC किसके जैसा दिख रही है, AB प्लस BC की तरह दिखती है और BD BC प्लस CD, BC एंड BC गेट्स कैंसिल, AB इक्वल टू CD, हेंस प्रूफ। दोनों तरफ सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, AC माइनस BC, BD माइनस BC, तो सेम सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी AB इक्वल टू CD प्रूव हो जाएगा। 7th क्वेश्चन आप खुद देख लेना, बहुत ईजी क्वेश्चन है 7th। सिर्फ थियोरेटिकल लिखना है आपको कि y इज एक्सियम 5 द होल इज ग्रेटर देन पार्ट इज कंसिडर यूनिवर्सल ट्रूथ। तो बताया था मैंने आपको, ये यूनिवर्सल ट्रूथ किस लिए है, क्योंकि ये लाइफ में मैथमेटिकल या कोई दूसरी फील्ड किसी भी जगह, हर जगह ये अप्लाई होता है। एवरीथिंग इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट, दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। बस आपने ये लिखना है, दिस इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, दैट्स व्हाई इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। 5.2 भी कर ही लेते हैं। तो 5.2 एक्सरसाइज छोटी सी एक्सरसाइज है, 2 ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाउ वुड यू री राइट यूक्लिड 5th पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी एन ईजियर वर्जन और ईजियर टू अंडरस्टैंड। सो इसको और किस तरीके से लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, 2 डिस्टिंक्ट intersecting lines can't be parallel to the same line,
तो ये यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट का एक सिंपलर वर्जन है, अनदर वर्जन है, ताकि इजी टू अंडरस्टैंड के लिए ये भी उसी को ही दिखा रहा है। देखो कैसे समझो। उसमें हम कहते थे यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट में कि दो लाइंस है और एक लाइन उसके ऊपर फॉल करती है और फिर इंटीरियर एंगल एक ही साइड पर अगर 180 से कम बनता है तो फिर वो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पर। हम यहाँ कह रहे हैं कि इस पूरी बात का यही मतलब निकलता है कि अगर दो डिस्टिंक्ट, दो अलग अलग लाइनें हो, एक ये लाइन, दो अलग अलग लाइन है, तो ये दोनों लाइन आपस में क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। तो अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो ये दोनों लाइनें कभी भी पैरेलल नहीं हो सकती एक ही लाइन के। कैसे? ये लाइन इसके पैरेलल है, बट इस केस में जैसे मान लो ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, ये L3 है, एक लाइन तो मिल जाएगी मेरे को जो L1 L3 आपस में पैरेलल बना दी, बट L2 के पैरेलल तो नहीं होगी ना ये, क्योंकि अगर L3 L2 के पैरेलल होगी तो इन दोनों को भी पैरेलल होना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, इंटरसेक्ट हो चुके हैं ये तो और अगर L2 के पैरेलल रहूंगा तो L1 के नहीं बनेगी। इसका मतलब दोनों लाइनें जब होंगी अलग अलग और इंटरसेक्टिंग है तो वो कभी भी एक लाइन के पैरेलल नहीं बन सकती, और यही यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट कहता है। बस यही इसका आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है Does Euclid's fifth postulate imply the existence of parallel lines? The answer is yes. Euclid fifth postulate imply करता है existence of parallel lines। वो कह रहा है explain करो, तो इसका explanation ऐसे है। Suppose we take line L and M, two lines which do not follow Euclid's fifth, इसको जॉन प्लेफेयर्स एक्सियम भी कहते हैं, फिफ्थ पोस्टुलेट, और इंपॉर्टेंट फेमस है ये। आपका एक या दो नंबर का क्वेश्चन आ भी सकता है कि यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट बता दो, रीराइट यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट। सो यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट डू नॉट फॉलो यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट, दैट इज line L, line M and line N L और M के ऊपर फॉल कर रही है, और एंगल 1 और एंगल 2 का सम, इफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम कितना है 180 डिग्री। ये एंगल 3 और ये एंगल 4 ले लेते हैं। आपको पता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल स्ट्रेट एंगल है। को पता होगा ना स्ट्रेट एंगल क्या होता है, ये कंप्लीट स्ट्रेट एंगल होता है, और अगर इसके दो पार्ट कर दूं तो भी तो इसका सम 180 रहेगा। इसको लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहते हैं। 1 + 3 180 होगा, और आपको पता है कि 2 + 4 भी 180 होगा लीनियर पेयर से। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो 1 + 3 + 2 + 4 360 हो जाएगा, 180 + 180, और 1 और 2 का सम पता है मेरे को 180, और 3 और 4 का सम यहां से मेरे को पता लग जाएगा कितना आया, 3 और 4 का सम भी 180 आ गया। हम कहते हैं यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट में अगर दो लाइन है और वो इंटीरियर एंगल जहां पर 180 से कम बनाती हैं वहां पर वो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, क्या लाइंस इस साइड इंटरसेक्ट कर सकती हैं? द आंसर इज नो, क्योंकि इनका सम कितना है 180, ना तो 180 से लेस है ना 180 से ज्यादा है। 180 से लेस तो नहीं है ना, अगर 180 से लेस होता तो इस साइड इंटरसेक्ट होती। क्या 3 और 4 का सम 180 से लेस है? नो, उसका सम भी कितना है 180, तो इस साइड भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी, इस साइड भी दो ही साइड है, दोनों साइड इंटरसेक्ट नहीं हो रही हैं। दैट मीन्स इससे प्रूव हो रहा है कि L इज पैरेलल टू M। तो यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट से पैरेलल लाइंस का एग्जिस्टेंस हुआ। जब भी यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट अप्लाई नहीं करोगे लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। तो ये आपका चैप्टर 5 हो गया कंप्लीट। अब आप इसे कर लेंगे नेक्स्ट, फिर लाइंस एंड एंगल का चैप्टर करेंगे हम स्टार्ट।